नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हिंदी के क्रम में हम आपको वर्णमाला के दो भेद बता चुके हैं, स्वर और व्यंजन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको शब्द के भेद बताने जा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए और साथ के साथ उसको नोट डाउन करते चलिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ हिंदी ऑल कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, शब्द के भेद। शब्द के भेद। अब शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार उसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले था बनावट के आधार पर। एक ओवरव्यू हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर आपको सब बता देंगे और उसके उदाहरण भी समझा देंगे कैसे करना है। ठीक है, तो बनावट के आधार पर सबसे पहले आता है बनावट के आधार पर, दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आता है अर्थ के आधार पर और चौथा होता है विकार के आधार पर। तो सबसे पहले हमने बोला बनावट के आधार पर। इसके अंतर्गत आते हैं रूढ़िवादी शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक, और अर्थ के आधार पर एक होता है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 होते हैं अर्थ के आधार पर। और वास्तविक अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विलोम, समोच्चवादी और अनेक अर्थवादी। ये 4 शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर। उसके बाद आते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विकारी शब्द। ठीक है, और अविकारी शब्द जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ, विस्मयादि बोधक, ये शब्द होते हैं। तो इस तरह से हम एक पूरा चार्ट पहले इसका ड्रॉ कर लेंगे और एक एक करके उसको समझते जाएंगे कि किस में क्या होता है और क्या उसकी परिभाषा है और क्या उसके अंतर्गत उदाहरण आते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आप लिखिए शब्द के भेद कौन कौन से बताए हमने, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, सबसे पहला क्या बताया हमने? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। नंबर 2 कौन सा होता है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3 क्या बताया था हमने? अर्थ के आधार पर। क्या होता है तीसरा? अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 क्या बताया हमने? अर्थ के आधार के बाद विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। तो ये 4 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया इसको, शब्द के भेद को। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत आते हैं रूढ़िवादी शब्द। कौन से? रूढ़िवादी शब्द। रूढ़ि शब्द नंबर 1, ए लिख लेते हैं इसको। दूसरा था यौगिक शब्द, बी लिख लेते हैं। यौगिक शब्द। और सी पार्ट होता है इसका कौन सा? योग रूढ़। कौन सा? योग रूढ़ी।
योग रूढ़ी शब्द, रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ी शब्द। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होंगे? जैसा कि हमने बताया था, तत्, सम, बी, तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव। नंबर सी, तत्सम तद्भव, देशी और विदेशज। देशज, विदेशी, और एक पार्ट और आ जाएगा यहां पर, कौन सा आ जाएगा? संकर शब्द का, संकर। तो बनावट के आधार पर रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, उत्पत्ति के आधार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक। अब अर्थ के आधार पर देख लीजिए। अब अर्थ के आधार पर भी काव्य शास्त्रीय, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर कौन कौन से बताए थे? काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर भी, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर कौन कौन से बताए थे हमने? वाचक, नंबर 2 लाक्षणिक होगा या लाक्षणिक होगा, लाक्षणिक, और नंबर 3 बताए थे व्यंजना। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजना। व्यंजना, व्यंजना, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजना। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना किस तरह से लिखना है। अब दूसरे अर्थ के आधार पर कैपिटल ए लिख दें और बी अर्थ के आधार पर। ये काव्य, ये दोनों का अर्थ के आधार पर ही है, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? नहीं, ये तो योग रूढ़ आएंगे। इसके अंदर अर्थ के आधार पर कौन कौन से आएंगे? देखिए, पर्यायवाची, नंबर ए पर्यायवाची, ठीक है। नंबर बी विलोम, नंबर सी पर्यायवाची विलोम, उसके बाद विशेषण, नहीं पर्यायवाची विलोम, समुच्चयवादी, समुच्चयवादी, ठीक है, समुच्चयवादी और अनेकार्थी। अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द जो समुच्चय में होते हैं और जो अनेक, जिसका एक का ही अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर भी 2 पार्टों में बांटा गया। विकारी और अविकारी। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अब विकारी के अंदर कौन कौन से हैं और अविकारी के कौन कौन से हैं? विकारी के अंतर्गत नंबर ए संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया, 4 कौन कौन से हो गए? ठीक है। अर्थ के आधार पर काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षण, व्यंजना। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, समुच्चयवादी, अनेकार्थी। और विकार के आधार पर विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, ये पार्ट हो गए। अब आता है अविकारी। अविकारी के अंतर्गत कौन से होते हैं? नंबर ए क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक, कौन से आएंगे?
क्रिया विशेषण। दूसरे कौन से आएंगे? संबंध बोधक। दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऐसा करते हैं फिर, क्रिया विशेषण बी, क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, और उसके बाद आया विस्मयवादी, विस्मयादि बोधक। दूसरा आएगा विस्मयवादी बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो यहां तक आपको सब दिखाई दे रहा है, क्लियर, स्पष्ट। जब हम समझाएंगे तो और अलग अलग करके इसको समझाएंगे, जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। सबसे पहले बनावट के आधार पर सुन लीजिए, जो मैं बोलता हूं उसको लिखते चलिए। सबसे पहले बनावट के आधार पर रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। उसके बाद अर्थ के आधार पर, काव्यशास्त्रीय अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक और व्यंजना। उसके बाद अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, समुच्चयवादी और अनेकार्थी। और उसके बाद विकार के आधार पर कौन कौन से? विकारी और अविकारी, दो पार्ट होंगे इसके। कौन कौन से? विकारी और अविकारी में भी संज्ञा। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के अंतर्गत आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, इसका आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए एक बार। ठीक है, अगर लास्ट के क्लियर नहीं दिख रहे हो तो हम बाद में एक एक करके समझाएंगे, तब आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहले पार्ट की। इसको मिटा देते हैं। ये जो हिंदी का लेक्चर चल रहा है आपका, आप इसको शुरू से पहले लेक्चर से देखें, जिसने भी ना देखा हो और जो नए हो हमारे चैनल पर, इसको आप शुरू से देखना, तभी हिंदी का आपको पूरा ज्ञान हो पाएगा सही तरह से। वर्णमाला के क्रम में हम आपके 2 लेक्चर 3 लेक्चर ले चुके हैं। ये चौथा लेक्चर हमारा चल रहा है, जिसमें शब्द के भेद अब हम बता रहे हैं। ये सारे कंपटीशन के लिए हिंदी पढ़ाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले बताए थे बनावट के आधार पर। ठीक, अब देखिए एक एक करके समझ लीजिए इसका। रूढ़ि शब्द बनावट के आधार पर कौन से आते हैं? रूढ़ि शब्द। रूढ़ि मतलब जो रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार बोले गए और उसी रूप में वो अपना लिए गए। ठीक है, प्रसिद्ध या परंपरा। रूढ़ि का मतलब होता है, रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध। रूढ़ का मतलब होता है प्रसिद्ध या परंपरा। रूढ़ का क्या अर्थ होता है? प्रसिद्ध या परंपरा। रूढ़ि या गलत हो गया, परंपरा। परंपरा के आधार पर ये जो है ऐसे के ऐसे ही अपना लिए गए, जो किसी विशेष भाषा में प्रसिद्ध हो गए। बनावट के विषय में इनका कोई भी ज्ञान नहीं है। बनावट के विषय में रूढ़ि शब्दों का कोई भी स्रोत नहीं है, इनका ज्ञान नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। और इनका जो खंड करने पर कोई भी खंडों का अर्थ नहीं निकलता। ठीक, वे शब्द जो है रूढ़िवादी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखें तो कौन कौन से उदाहरण होंगे इसके रूढ़ि शब्द के? नमक है, पानी है, नमक है, पानी है, फल है, दाल। उदाहरण नमक, पानी, फल, दाल,
घर, और भी उदाहरण लिख सकते हैं इसके हम, जैसे पगड़ी और गऊ। ठीक, अगर हम यहां माने पानी का एक उदाहरण लें, पानी, जैसे हमने बोला ये खंडों में करने पर इसके प्रत्येक खंड का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे पानी को हम तोड़ें, पा प्लस नी, दो खंड हुए ना, तो पा का कोई अर्थ है ना नी का कोई अर्थ है। कोई अर्थ है आप लगा सकते हैं, पा का कोई अर्थ है सिंगल का, नी का कोई अर्थ है नहीं। तो ऐसे सब जिसे खंडों का कोई अर्थ ना हो और परंपरा या पुराने समय से चले आ रहे ऐसे ही प्रसिद्ध हो गए वो, उनको हम रूढ़ी शब्द बोलेंगे। ठीक, दूसरे आते हैं यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से जो मिलकर बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और उसमें दोनों खंडों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होगा। ठीक है, दोनों खंडों का कुछ ना कुछ अदर अर्थ अवश्य होगा। दो शब्दों से मिलकर बने, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बने और प्रत्येक खंड का कुछ अर्थ हो, वो कहलाएंगे यौगिक शब्द। ये रूढ़ में हमने क्या बताया था? खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका, खंड करने पर कोई भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, और इसका प्रत्येक खंड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पाठशाला, पाठ के लिए शाला, जैसा कि दिखाई दे रहा है, हम इसको अगर दो भागों में तोड़ लेंगे, पाठ और शाला। पाठ मतलब पढ़ने के लिए, शाला पढ़ने का स्थान। तो क्या हुआ इसका? पाठ पढ़ने का स्थान, इसको हम बोलेंगे पाठशाला। दूसरा धनवान, इसको भी थोड़ा दोनों के अर्थ धन और जो धन रखता हो धनवान। ठीक है, तीसरा घुड़सवार, घुड़सवार आदि, ये इसके यौगिक शब्द के उदाहरण होंगे हमारे। ठीक है, अब आता है योग रूढ़ शब्द, जो बनावट की दृष्टि से तो यौगिक हैं, ठीक है, और अपने सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कुछ विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, उनको हम बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। बनावट की दृष्टि से यौगिक होंगे, लेकिन वो अपना अर्थ नाम प्राप्त कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, उनको बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे योग रूढ़ बनावट में यौगिक, परंतु कुछ विशेष अर्थ में प्रयोग हुए हैं, उनको बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, पहला उदाहरण ले लें, पंकज। ठीक है, चारपाई, हवलदार आदि। अब जैसे पंकज है, ये पंकज किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? अगर पंकज का हम सामान्य भाषा में अर्थ निकालें तो क्या निकालेंगे? किसके अर्थ में? पर्यायवाची क्या है? किसका पर्यायवाची है ये? कमल का। तो ज्यादातर अगर पंकज बोलेंगे हम भाषा की दृष्टि से तो ये कमल के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है, पंक का मतलब है कीचड़ और जा का मतलब है पैदा होना, यानी कीचड़ में पैदा होना। ठीक है, पंक प्लस जा, पंक प्लस जा। पंक का मतलब
कीचड़, पंख का क्या मतलब होता है? कीचड़। फिर जा का मतलब होता है पैदा होना। तो जो कीचड़ में पैदा हो, ठीक है, जो कीचड़ में पैदा हो यानी कि कमल, जो कीचड़ में पैदा हो मतलब कमल, ठीक है, क्या हो जाएगा? कमल। इसके अर्थ में ये पंकज यहाँ प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये योग रूढ़ी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं अब हम। अगला टाइप हम बताएंगे आप, ठीक है। कॉपी को पेंसिल लेकर आप इनको नोट करते चलिए। दूसरे कौन से देख लेते हैं। आप इन सबको जो है नोट करते रहिए, जिससे किसी को भी आपको पहचानने में परेशानी ना हो, और लगातार रिवीजन इनका करते रहिए। एक बार समझ में ना आए वीडियो दोबारा देखिए, जहाँ समझ में ना आए उसको पॉज करके दोबारा देख लीजिए। अगर स्पीड कम लग रही हो आपको तो उसको पॉज करके आप थोड़ी तेज स्पीड में भी देख सकते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर आ जाते हैं। कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले बताया था तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द बिना विकार के संस्कृत से ऐसे ही उठा लिए गए या ऐसे ही प्रयोग में लाए गए, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से बिना विकार के उसी रूप में प्रचलित हो गए, बिना विकार के उसी रूप में प्रचलित हो गए, उनको हम क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। अब इसके उदाहरण काफ़ी सारे हैं। इसके उदाहरण इतने हैं कि आप लिखते लिखते थक जाओगे और मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण हम आपको यहाँ पर बताएंगे, जिससे आपको ये संस्कृत के शब्द कुछ याद रहें, अगर पेपर में आ जाए तो उनको आप कर सकें। जैसे गुरु संस्कृत का शब्द, माता, गुरु माता, ठीक है। कवि, गुरु माता कवि। ईश्वर, देश, प्रणाम, ईश्वर, देश, प्रणाम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। पुस्तक है, अग्नि है, वायु, पृथ्वी। पुस्तक, अग्नि, वायु, पृथ्वी। पुस्तक, अग्नि, वायु, पृथ्वी। उपाय, उत्थान, उपाय, उत्थान, ठीक है। याचना, श्रीमान, श्रीमती आदि। श्रीमान आदि। इसके अलावा भी बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही ले लिए गए हैं, जिनको तत्सम शब्द हम बोलेंगे, ठीक है। तत्सम संस्कृत के समान, ठीक। इसके अलावा जन, जीवन, ज्ञान, आत्मा, आनंद, एक, उपाय, दीपक, नमन, नायक, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो संस्कृत से ऐसे ही ले लिए गए हैं, जो हिंदी में प्रचलित हैं, ठीक है। तो दूसरा था तद्भव। तद्भव, तद्भव में कौन सा आएगा? तत्सम, तद्भव। तद्भव संस्कृत के शब्द जो
बिगड़ने से वो शब्द बने हैं, संस्कृत के शब्दों को बिगड़ने से जो शब्द बने उनको तद्भव बोलेंगे। संस्कृत के शब्द बिगड़ने से जो बने, बिगड़ने से या विकृति से जो बने, इस तरह से भी कह सकते हैं हम, विकृति से, इसमें उनमें विकृति आ गई, ठीक है ना, तो उनको तद्भव कहलाए। बिगड़ने या विकृति लिख दो, उनमें विकृति आ गई, संस्कृत से वो विकृति के द्वारा चेंज हो गए। जैसे कौन कौन से तत्सम थे और तद्भव में किस तरह से लिखे जाने लगे, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे सबसे पहले अग्नि, अग्नि से क्या बना, आग, ये तद्भव है, ये तत्सम है। अग्नि संस्कृत का शब्द है और आग बिगड़ते बिगड़ते ये आग के रूप में प्रचलित हो गया, ठीक है, इसमें विकृति आई। उसके बाद अक्षी, अक्षी में कौन, अक्षी का क्या बना, आंख, इसमें विकृति आई, अक्षी से आंख बना, ठीक। उसके बाद इक्षु, इक्षु से क्या बना, इक्षु से बना ईख, ठीक, ईख बना, ठीक है। नासिक, नासिक से क्या बना, नासिक से बना नाक, ठीक है, नासिक से बना नाक। और आम्र से क्या बना, आम्र से बना आम, आम्र से बना आम। केश से बना केश, आम्र आम, केश केश। नैन से बना नैन, नयन से बना नैन। और नख से बना नाखून, नख से बना नाखून। ये इसके उदाहरण है तद्भव के, तत्सम और तद्भव। उसके बाद आएंगे हम किस पर आएंगे, तत्सम तद्भव, देशी विदेशी, फिर आएंगे देशी और विदेशी। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से विद उदाहरण, उसके बाद अगले समझाते हैं हम, ठीक है। तत्सम संस्कृत के समान बिना विकार के उसी रूप में प्रचलित हों। गुरु माता कवि ईश्वर देश प्रणाम पुस्तक अग्नि वायु पृथ्वी उपाय उत्थान श्रीमान आदि। उसका तद्भव में संस्कृत के शब्द विकृति से बन गए संस्कृत की आगे आने वाले सालों में। जैसे अग्नि का आग, अक्षी का आंख, इक्षु का एक, नासिक का नाक, आम्र का आम, आम रहेगी आम, केश का केश, नयन का नैन, नख का नखून। उसके बाद कौन से आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर ही हम देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर ही अगला आता है देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द वो होते हैं जो देशी भाषा में पुरातन काल से प्रचलित थे और ऐसे ही प्रचलित रहे, जो आज भी ग्रामीण परिवेश में बोले जाते हैं, उनको हम देशी शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब आएंगे देशज, नंबर तीसरा देशज, ठीक। देशज कौन से, जो शब्द देश की अन्य बोलियों से बने हैं, जो देश की अन्य बोलियों से बने हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देश की अन्य बोलियों से बने और पुरातन से प्रचलित है, उन्हें हम कहेंगे पुरातन, मतलब पुराने समय से प्रचलित हैं, बहुत पुराने से ही, पुराने पूरा पाषाण काल से ही प्रचलित हैं, जो शब्द आज तक बोले जा रहे हैं। जैसे इसका भी उदाहरण कौन सा है, देशज शब्द का, लड़की, लड़का, बेटा, लड़की लड़का बेटा, रोटी गाड़ी, रोटी गाड़ी, लोटा, लोटा,
जूता, खुरपा, ठीक है। और भी बहुत से शब्द हैं जैसे धम धम, खट खट, ये भी देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। और चूल्हा, बरोसी, चिमटा, तवा, ये सब देशी शब्दों के देशज शब्दों के अंतर्गत आएंगे। दूसरे, अब चौथे नंबर का था विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होंगे? जो विदेशी, जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हों, जो शब्द विदेशी भाषा से आए। हमने देखा पुराने समय में हम पर ईरानियों ने आक्रमण किए, यूनानियों ने आक्रमण किए, अंग्रेजों ने, डच ने और बहुत से लोगों ने आक्रमण कर यहाँ पर लूटपाट की, मोहम्मदन्स ने, ठीक है। तो जो शब्द विदेशी भाषा से आए, महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, ठीक। तो जो यहीं आए और भाषा में अपने शब्द एंटर करा के चले गए, और वो शब्द विदेशी शब्द आज भी हमारी भाषा में प्रचलित हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द, एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी शब्द। कौन से अंग्रेजी शब्द कौन कौन से? जैसे अंग्रेजी शब्द हमने बोला स्कूल, स्टेशन, हम आज इनको ऐसे ही बोलते हैं। स्कूल को स्कूल बोलते हैं, विद्यालय। स्टेशन को स्टेशन ही बोलते हैं हम, ठीक है। और सूट, स्टूल, ठीक, ये भी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और कौन कौन से शब्द आएंगे इसमें? डायरी, चॉकलेट, कोट, डायरी, चॉकलेट, कोट, डायरी, चॉकलेट, कोट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ये विदेशी शब्दों के अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको। अंग्रेजी केवल उदाहरण के बताए हमने। दूसरा, फारसी के कौन कौन से शब्द हैं? कुछ उदाहरण इनके लिखते चलिए, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। जमींदार, जुलाहा, कौन कौन से? जमींदार, जुलाहा, दुकान, चश्मा, दुकान, चश्मा, जमींदार, जुलाहा, दुकान, चश्मा, प्याला, रुमाल, आदमी, प्याला, रुमाल, आदमी, प्याला, रुमाल, आदमी, अमरूद, आईना, अमरूद, आईना। ऐसे हम बहुत से पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मैं नोट करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं, इनको आप ध्यान रखना। आईना, और आईना के बाद चालक, और एक शब्द है जलेबी। ये भी किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। क्या है? जलेबी, ठीक। ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सारे हमने इसके उदाहरण बताए, देशज और विदेशी के। विदेशी में भी अंग्रेजी और फारसी। उसके बाद आएगा अरबी। अरबी के शब्द कौन कौन से हैं? देख लीजिए जरा एक बार। औलाद, औरत, औलाद, औरत, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह जो शब्द है वो अरबी का शब्द है, ठीक है ना। अल्लाह, ईमान,
ईमान, अमीर गरीब, अमीर गरीब, जिला तहसील, जिला तहसील, जिला तहसील, कलम किताब, कलम किताब, कलम किताब इरादा इशारा, कलम किताब इरादा इशारा और इमाम आदि, ये सब जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद और बताते हैं। ऊपर का बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। अरबी तक आ गए, अब तुर्की और पुर्तगाली और देख लेते हैं। तुर्की कौन से होंगे? डी। तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? तोप तमगा, तोप तमगा, तोप तमगा, तमाशा और दरोगा आदि, ये तो हो गए तुर्की भाषा के शब्द। और उसके बाद आएंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली, पुर्तगाली के अंतर्गत कौन से आएंगे? अलमारी, अलमारी, कमरा, बाल्टी, तौलिया, कमरा, बाल्टी, तौलिया। ठीक है, कमरा, बाल्टी, तौलिया, साबुन, ये सब हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। ये सब देख लीजिए कहाँ के हैं, याद रहेगा। अलमारी पुर्तगाली शब्द है, कमरा पुर्तगाली, बाल्टी पुर्तगाली, तौलिया पुर्तगाली और साबुन पुर्तगाली शब्द है। ठीक है ना। और उसके बाद एक जो रूसी शब्द आता है, रूसी शब्द कौन सा है, जिसको हम ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, इसका है बोध का। ये शब्द है बोध का। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर विदेशी शब्द हो गए। ठीक, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आएंगे आप अर्थ के आधार पर, हम आएंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से देखते हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। और पिछले जो वीडियो इस क्रम के निकल गए हैं आपके, वो आप हमारे पंचऋषि चैनल पर जाकर लेक्चर नंबर 1 से वहाँ पर पढ़ा हुआ है हिंदी के, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर भी हमने बताया था काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। ठीक है, उसमें भी हमने क्या क्या बताया था। नंबर 1 लक्षणा। ठीक है, सबसे पहले बताया था लक्षणा। ठीक, हमने बताया था लक्षणा। ठीक है, लक्षणा वे शब्द जिसका सीधा शाब्दिक अर्थ न केवल न लेकर प्रयोग बस दूसरा शब्द भी कर जाता है, उसको लाक्षणिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और एक होता है अविधा। अविधा, लक्षणा और व्यंजना। सबसे पहले अविधा लो, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। शब्द का अविधा रूप, अविधा, अविधि का मतलब क्या होता है, मतलब अविधा शब्द की जिस शक्ति द्वारा, शब्द की शक्ति द्वारा मुखार्थ का बोध,
बोध हो, यानी मुख्य अर्थ शब्द से ही पहचान में आ जाए। अविदा रूप, वो शब्द का अविदा रूप कहलाता है। इसको वाचक भी कह देते हैं, इसको हम वाचक भी कह देते हैं अविदा रूप को। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें, उदाहरण के तौर पर जैसे घर, इसकी इतनी शक्ति है कि मुख्य अर्थ इसके घर ना, घर का उच्चारण करते ही हमारे मन में इसका अर्थ क्लियर हो जा रहा है। घर इमेज बन जा रही है, तो हमने बोला ना इसका मुख्य अर्थ का बोध हो, घर। ठीक, अब दूसरा उदाहरण क्या है? नगर। नगर बन रही है इमेज अर्थ बोलते ही। सड़क, मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है, शब्द बोलते ही मुख्य अर्थ का बोध हो जा रहा है। फल आदि, ये तो होंगे अविदा के अंतर्गत। दूसरा आएगा लक्षणा। लक्षणा, इसको अविदा, इसको वाचक भी बोल देते हैं, और लक्षणा लाक्षणिक भी बोल देते हैं। इसको लाक्षणिक भी बोल देते हैं कभी कभी। इसको क्या बोल देते हैं? लाक्षणिक। ठीक है, अब लाक्षणिक में क्या होगा? वे शब्द जिसका सीधा शाब्दिक अर्थ न केवल प्रयोग बस इसका दूसरा अर्थ किया जाता है, लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं। मतलब प्रयोग बस इसका दूसरा अर्थ हो जाता है। प्रयोग बस दूसरा अर्थ निकले, उनको बोलेंगे लाक्षणा, प्रयोग बस। ठीक है ना, वे शब्द जिसका सीधा शाब्दिक अर्थ ना लेकर प्रयोग बस दूसरा अर्थ निकले, सीधा शाब्दिक अर्थ लेकर प्रयोग बस दूसरा शब्द निकले। जैसे अब हम इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। तुम बिल्कुल, किसी से बोले हम तुम बिल्कुल गधे हो, गधे हो। ठीक है, तो यहां पर गधा प्रयोग किया गया, मुख्य अर्थ में गधा, तुम बिल्कुल गधे हो। लेकिन जो इसका अर्थ है प्रयोग बस क्या है कि तुम गधे के समान मूर्ख हो। इसका जो लाक्षणिक अर्थ होगा वो होगा कि तुम गधे के समान मूर्ख, गधे के समान मूर्ख हो। ठीक है, जो दूसरा अर्थ इसका निकला वो गधे के समान मूर्ख होना। किसी बच्चे से तुम बिल्कुल गधे हो, इसका मतलब तो यही है कि वो मूर्ख है, इसका मतलब गधे के समान मूर्ख है। ठीक है, तो ये लक्षणारूप हो गया इसका। नंबर तीसरा आएगा, समझ में आ गया ये किस तरह से लक्षण हुआ? प्रयोग तो करा हमने गधे का, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तुम गधे के समान मूर्ख हो। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब आएगा व्यंजना, जिन शब्दों का अर्थ ना वाच्यार्थ हो ना लक्षणार्थ। अविदा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना में क्या है? इसको हम व्यंजना ही बोलते हैं। ना तो ये ना तो वाच्यार्थ हो और ना लाक्षणिक हो, ना तो वाच्यार्थ और ना वाच्यार्थ और ना लक्षणार्थ। ना वाच्यार्थ और ना लक्षणार्थ, मतलब जिन शब्दों का अर्थ ना तो वाच्यार्थ हो ना लक्षणार्थ। वाच्यार्थ मतलब ये मुख्य अर्थ ना निकले, और लक्षणार्थ मतलब जो दूसरा प्रयोग किया गया हो किसी अर्थ में और उसका अर्थ दूसरा हो, ना ये हो। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको। एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, क्या कहा? कि रात कितनी अंधेरी है। क्या बोला? रात कितनी अंधेरी है। अब रात कितनी अंधेरी है, यहां चोर ये तो कहेगा नहीं कि देखो भाई रात कितनी अंधेरी है, वो रात को तो नहीं दिखाना चाहेगा तो बहुत अंधेरी रात है। ठीक है, और दूसरा चोर ना इसका अर्थ ये समझेगा कि हाँ ये रात के बारे में ही बात कर रहा है, अंधेरी रात के बारे में बात कर रहा है।
यहाँ अर्थ इसका ये हुआ कि ये अंधेरे की विशेषता बता रहा है एक चोर दूसरे चोर को, कि ये रात इतनी अंधेरी है कि हमारी चोरी करने के लिए शानदार रात है। इसका जो अर्थ वो निकलेगा कि चोरी के लिए शानदार रात है, चोरी के लिए शानदार रात है। इसका मतलब ये है, ये जो पहला चोर बोल रहा है दूसरे चोर से कि रात कितनी अंधेरी है, इसका अर्थ ये निकलेगा व्यंजना में कि चोरी के लिए ये हमारे लिए एक शानदार रात है, हम चोरी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिधा हो गया, लक्षण हो गया, व्यंजना हो गया, तीनों समझ में आ गए। अभिधा शब्द की शक्ति द्वारा मुखार्थ का दो, घर नगर सड़क फल आदि। लक्षण प्रयोग बस इसका दूसरा अर्थ निकले, तुम बिल्कुल गधे हो, गधे का अर्थ गधे के समान मूर्ख। ठीक है, और यहाँ व्यंजना में न वाचार्थ होगा और न लक्षणार्थ, ना तो ये होगा ना ये होगा, इसका कुछ दूसरा ही अर्थ निकलेगा। जैसे एक चोर दूसरे चोर से कहता है रात कितनी अंधेरी है, तो चोर के अर्थ में मतलब चोरी करने के लिए कितनी शानदार रात है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद हम और समझते हैं। अर्थ के आधार पर हमने और भी बताए थे 4 पार्ट, ये काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर आए थे, और इसके बाद आए थे 4 और बताए थे हमने। उन 4 को और देख लेते हैं कौन कौन से हमने बताए थे। ठीक है ना, और कौन कौन से 4 बताए थे? पर्यायवाची, दूसरे बताए थे विलोम, तीसरे कौन से बताए थे? तीसरे बताए थे समुच्चयवादी, और चौथे बताए थे, चौथा क्या बताया था? अनेकार्थी। एक एक करके इसको समझ लेते हैं और इसके उदाहरण देख लेते हैं। पर्यायवाची जैसे हम लोग सब पढ़ते हैं, जिसने नहीं पढ़ा वो भी समझ ले, क्या जैसे सूर्य हैं, इसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं? उदाहरण से समझिए इसको। पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जिसके अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे सूर्य के भानु, रवि, दिनकर और दिवाकर। मतलब नाम एक हो और कई नामों से पुकारा जाता हो, वो अर्थ उसका एक ही हो सूर्य। जैसे भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर, हम कुछ भी बोलेंगे अर्थ इसका किससे होगा? सूर्य से। तो ये बोले जाएंगे पर्यायवाची, हमारे एक ही के पर्याय कई शब्द, पर्यायवाची। ठीक, विलोम जैसे रात और दिन उल्टा, ठीक है ना, गरीब, अमीर, ठीक है, ऊंचा नीचा, ये सब विलोम शब्द हैं। रात का दिन, गरीब का अमीर, ऊंचा का नीचा, ये सब होंगे विलोम शब्द। और समुच्चयवादी जैसे अंश और अंश, बोलने में तो समान उच्चारण, समुच्चयवादी समान उच्चारण, परंतु इनका अर्थ क्या हुआ? अलग अलग हुआ। उसके बाद अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द एक हो और अर्थ उसके अनेक हो। जैसे द्विज, द्विज के कितने अर्थ होते हैं? देखिए, द्विज के प्राणी, ठीक, प्राणी, पक्षी, दांत, ठीक, और ब्राह्मण। एक शब्द और होगा इसका, अंडज या चंद्रमा। ये सब द्विज के रूप है, ठीक है ना। ये अर्थ के आधार पर ये भी हो गए पर्यायवाची, विलोम, समुच्चयवादी और अनेकार्थी। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। 2 पार्ट और बचे हैं आपके।
एक तो विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी में हमने कौन कौन से पार्ट बताए थे? विकारी में बताए थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। और अविकारी के आधार पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 पार्ट उसके हैं। इनके सबके उदाहरण और इनके सबके टाइप हम आपको कल बताएंगे। बस अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं।